नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो कल आप लोग कहाँ तक डिस्कस कर लिए थे, याद है क्या आप लोगों को? कल आप काइनेटिक एनर्जी में चर्चा कर ली थी, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी क्या बताई थी आप लोगों को? E इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर, हाफ एम वी स्क्वेयर, या क्या बोला था, पी स्क्वेयर बाई 2m, यही बोला था ना। यहाँ तक आप लोगों ने चर्चा कर ली थी, इसके बेसिक से क्वेश्चन कर लिए थे। वैसे आप लोगों ने यहाँ पे ये नहीं बताया था कि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांट अदिश राशि एक सदिश राशि है, किस किस पे निर्भर करेगी, वो बातें हुई थी ना। मास द्रव्यमान कब समानुपाती हो? जब v नियत हो जाएगा। संवेग जब नियत होगा तो द्रव्यमान का उल्टा हो जाएगा। तो आप लोग बताओ, गतिज ऊर्जा अदिश राशि एक सदिश राशि? गतिज ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा हो गया, ऊर्जा कार्य सब क्या है? अदिश राशि है। इनकी यदि विमा की बात करें तो जो कार्य की विमा है जूल, वही इसकी मात्रक होता है। क्या होता है? इनका जो मात्रक है वो क्या रहेगा? जूल ही रहेगा। बोले स्थितिज ऊर्जा बोले, बोले गतिज ऊर्जा बोले, कोई सी भी ऊर्जा बोले, घूर्णन गतिज ऊर्जा बोले, सबका मात्रक क्या रहेगा? जूल रहेगा। मात्रक क्या रहेगा? जूल। और यदि विमा की बात करें तो विमा क्या रहेगी? कार्य की क्या बताई थी आपको? mL/T-2, ये जूल की विमा होती है। ठीक है, तो वो क्यों रहेगी? अदिश राशि है, ध्यान रखना है आप लोग। कैसी राशि है? गतिज ऊर्जा कैसी राशि? अदिश राशि। एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं आप लोगों को। गतिज ऊर्जा के बारे में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या ये निर्देश तंत्र पे निर्भर करेगी? निर्देश तंत्र पे निर्भर करेगी या नहीं करेगी? तो इसके लिए आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि भाई गतिज ऊर्जा की चर्चा हो रही है। पहले तो आप लोग नोट कर लो कि इस गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? जूल हो जाएगा। विमा हो जाएगी mL/T-2, अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। और क्या ये निर्देश तंत्र पर निर्भर करेगी? तो निर्देश तंत्र पर निर्भर के लिए आप लोग देखो, यहाँ पे जो नोट कर लिया होगा ये, तो अब देखो आप लोग यहाँ पे यदि गतिज ऊर्जा की चर्चा करें अपन, तो गतिज ऊर्जा का मतलब क्या हो गया? 1/2 mv² है। द्रव्यमान भी अदिश। यहाँ पे वेग न होकर क्या है? चाल है। क्या है? चाल। और चाल कैसी राशि होती है? अदिश राशि। तो गतिज ऊर्जा भी कैसी राशि हो जाएगी? अदिश राशि। तो यहाँ पे जो चाल है वो कैसी राशि है? अदिश। ठीक है, मान ही तो है। और मान किसी भी चीज़ का, वेग का मान चाल हो गया। तो चाल अदिश राशि है, तो ये भी क्या हो जाएगी? अदिश राशि। ठीक है, चलिए दूसरी बात आप लोग देखो, यहाँ पे क्या ध्यान रखोगे आप लोग इसमें? इसके अंदर अपने को ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को कि निर्देश तंत्र पर निर्भर करती है कि नहीं करती। यहाँ पे यदि अपन ध्यान दें तो ये जो चाल है या वेग है, चाल, वो आप लोग कैसे देखोगे? देखने का तरीका ये रहेगा कि मान लो किसी निर्देश तंत्र पे निर्भर करेगी या नहीं करेगी। आप प्रैक्टिकली मैं बता देता हूँ। आप जैसे ट्रेन में बैठे हो, तो ट्रेन के बाहर प्लेटफार्म पे भी कोई खड़ा होगा, तो आप उसके लिए, प्लेटफार्म वाले के लिए आप चल रहे हो, गतिशील हो। यदि ट्रेन नियत वेग v से चल रही है ना, तो आप उसके लिए चल रहे हो, तो उसके सापेक्ष आपकी गतिज ऊर्जा वेग है आपके पास। किसके सापेक्ष? जो बंदा प्लेटफार्म पे खड़ा है उसके सापेक्ष आपका वेग है, चाल है आपके पास। जैसे दूसरा आपके ठीक सामने बैठा है, तो उसके लिए आप स्थिर हो। उसके लिए आप क्या हो? स्थिर हो। आपकी चाल क्या है? शून्य है। तो वहाँ पे सामने वाले बंदे के लिए तो आपके पास चाल वेग क्या है? शून्य है। और बाहर वाले के लिए वेग है। तो आपने यदि उसको निर्देश तंत्र मान लिया, मतलब निर्देश तंत्र का मतलब किस, कहीं आपने एक फ्रेम मानना पड़ेगा, आपको निर्देश तंत्र मानना पड़ेगा। तो गति किस पे निर्भर कर रही है? सापेक्ष गति का मतलब क्या होगा? सापेक्ष गति। और सापेक्ष गति का मतलब वेग आप किस पे निर्धारित करोगे? किसी को देख के तो बताओगे आप चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। और यदि चल रहे हो नहीं चल रहे हो ये निर्भर कर रहा है, इसका मतलब गतिज ऊर्जा भी निर्देश तंत्र पर निर्भर करती है। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि गतिज ऊर्जा निर्देश तंत्र पर निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा निर्देश तंत्र पर निर्भर करती है। ठीक है, एक बार छोटा मोटा कोई पूछ ले आपको तो एक लाइन लिख लो आप लोग छोटा सा, गतिज ऊर्जा निर्देश तंत्र पर निर्भर करती है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, याद रह जाएगा। अब बिल्कुल फ्रेश टॉपिक लगाओ आप लोग, कार्य ऊर्जा पर में ये टॉपिक लगाओ। लगा लिया? कार्य ऊर्जा और पर में। अब देखो कार्य ऊर्जा पर में क्या क्या चर्चा करेंगे अपन। कार्य
ऊर्जा E पर में क्या बनता है आप लोग देखो, किसी भी पिंड पर सभी बलों के द्वारा भले ही वो संरक्षी बल हो और भले ही वह असंरक्षी बल हो। अब आप लोगों को संरक्षी का पूरा अपना एक लेक्चर, पूरी एक क्लास संरक्षी पे हुई थी, संरक्षी और असंरक्षी पे। संरक्षी कौन से बल बताए थे मैंने आपको? गुरुत्वाकर्षण बल, कूलाम बल, स्प्रिंग बल, ये तीनों आपको क्या बताए थे? संरक्षी बल। असंरक्षी में क्या क्या चर्चा की थी? घर्षण बल की और शान बल की, इन दोनों पे चर्चा हुई थी ना अपनी। तो इसका मतलब संरक्षी बल लगे या असंरक्षी बल लगे, उन सभी बलों के द्वारा निकाय या पिंड पे किया गया कार्य किसके बराबर होगा? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। मतलब सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य, सब संरक्षी या असंरक्षी, सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यही कार्य ऊर्जा परिमेय है। क्या हुआ? कार्य यानी अंतिम गतिज ऊर्जा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, दोनों का अंतर। अब ये फॉर्मूला आप लोग कहाँ काम में लेओगे? बहुत काम आने वाला है ये। अपन भले संरक्षी हो असंरक्षी हो, बल की तो चर्चा ही नहीं है, कौन से में क्या लगाना है, बस अपने को ये पता चलना चाहिए वेग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको स्टेटमेंट को समझ आ गया। सभी बलों के द्वारा पिंड पे किया गया कार्य किसके बराबर होगा? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। यही कथन क्या है? कार्य ऊर्जा परिमेय। तो आप लोग लिखो, संरक्षी व असंरक्षी बलों के द्वारा पिंड पे किया गया कुल कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। अर्थात यहाँ लिख लो कार्य, सभी बल, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, कार्य अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। याद रह जाएगा? चलिए याद कर लिया। अब आपको ये थ्योरम कहाँ पे लगानी है, क्या लगानी है, आपको मैं एक छोटा सा पहले एग्जाम्पल की चर्चा कर लेते हैं। कार्य ऊर्जा पर मैं लिख लिया ना, बहुत जगह काम आनी है अपने पास। मान लो आपको ऐसे पता चल जाए कि इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ द्रव्यमान दिया है, कण का प्रारंभिक वेग दे दिया, थोड़ी देर बाद टी टाइम बाद, कितने टाइम बाद? टी टाइम बाद उसका वेग v हो गया, v फाइनल अंतिम वेग हो गया, और आपको कार्य पूछ ले। क्या पूछ ले? कार्य पूछ ले। अब जितने बल आप वो कहे आपको, उतने आप कार्य निकाल दोगे। तो क्या ध्यान रखना है आपको? जब भी वेग दे दे, क्या दे दे? जब भी आपको वेग दे दे और कार्य पूछ ले, तो आप लोग क्या करोगे? सीधा सीधा कार्य ऊर्जा पर में लगाओगे। तो इसको एक एग्जांपल से करें अपन, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखो, लिख लो एक छोटा सा क्वेश्चन। कोई 2 kg का पिंड है, उसका वेग 2 kg का पिंड, और उसका वेग 0 से लेके 10 मीटर पर सेकंड 10 सेकंड में हो गया। कितने सेकंड में हो गया? 10 सेकंड में। तो पिंड पर लगे बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? पिंड पर लगे बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? अब आपको नहीं बताया कि बल, मान लो आप लोग तो संरक्षी लगे, असंरक्षी लगे, कोई सा भी लगे, आप लोग तो सीधा क्या मान लो कि भाई 0 से लगा 10 मीटर पर सेकंड हो गया इतने टाइम में। तो यदि अपन कार्य की चर्चा करें तो देखो, सीधा क्या बोलोगे आप लोग? अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, v2 v1 लिख ले। प्रारंभिक में वे कितना था? 0 था। 1/2 m, v स्क्वायर कितना है? v 10 है। m का मान कितना है? 2 kg।
एम वी स्क्वायर कितना है, वी स्क्वायर करो, ये आ गया 100 माइनस प्रारंभिक 2, लेकिन ये 0 का स्क्वायर, तो ये मामला साफ हो गया आगे वाला। तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, कितना आ गया 100 जूल। कितना कार्य किया गया 100 जूल। सीधा देखने की आवश्यकता नहीं, कर लोगे। कई बार अपन चर्चा करते थे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य है तो कार्य 0 होगा, ऐसे चर्चा करते थे ना आप लोग। अब आप लोग देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो नोट कर लेना आप लोग। मान लो इसका वेग पहले भी 10 मीटर था, 10 सेकंड बाद चेक किया तो भी कितना है 10 मीटर पर सेकंड। तो कोई कार्य मिलेगा क्या आपको? कार्य का मान कितना होगा? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा? 0 हो गया ना। देखो कार्य 1/2 mv² माइनस 1/2 mv²। सारा का सारा मामला सेम है। कार्य कितना आएगा इस कंडीशन के लिए? 0 आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। इसका मतलब क्या हो गया? यदि वेग में परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब कण पर बल लग रहा है और उस बल के द्वारा कार्य आपको मिल जाएगा। किससे मिलेगा? गतिज ऊर्जा प्रमेय से मिल जाएगा। ध्यान में रह जाएगा। तो ये बात तो थी अपनी नॉर्मल सी बात थी। अब आप लोग इसके अलावा जैसे देखो कई बार आपको ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछता है, तो नोट कर लिया, मिटा दूं तो एक लाइन लिख लेना। यदि वेग में परिवर्तन या चाल अपरिवर्तित रहे, यदि चाल अपरिवर्तित रहे तो पिंड पे किया गया कुल कार्य या पिंड पर किया गया कार्य 0 होगा। यदि चाल अपरिवर्तित रहे तो पिंड पर किया गया कार्य 0 होगा। नोट कर लिया। अब देखो आप लोग, जैसे अपने पास में गतिज ऊर्जा है 1/2 mv² है, प्रारंभिक 0 मान लेते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को यदि ऐसा दे दे, कार्य का मतलब क्या है? बल गुणा विस्थापन 1/2 mv², या आपको केवल गतिज ऊर्जा दे दे kT F/s, ठीक है। उस कंडीशन में मान लो ऐसा आपको पूछे तो गतिज ऊर्जा बटा F लिखेंगे। विस्थापन का जो मान है क्या जाएगा? गतिज ऊर्जा बटा F। ये भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। मान लो आपको कह दे कि इस कण की गतिज ऊर्जा ये है, किसी कण की गतिज ऊर्जा 100 जूल है मान लिया, और उस पर आरोपित बल कितना दे दिया आपको? 10 न्यूटन मान लेते हैं अपन। कितना? किसी कण की गतिज ऊर्जा 100 जूल है, उस पर आरोपित बल 10 न्यूटन है, तो विस्थापन का मान कितना होगा? तो विस्थापन आप लोग कैसे निकालोगे? कार्य जो लिखते थे ना आप लोग F/W बराबर F.S, तो अब किसके बराबर रख सकते हो आप? गतिज ऊर्जा के बराबर। तो गतिज ऊर्जा बटा F क्या आ जाएगा? यदि विस्थापन की इस क्वेश्चन में चर्चा करें आगे वाला तो कितना आ जाएगा? 100/10, तो ये आ जाएगा विस्थापन 10 मीटर आ जाएगा। समझ आ गई बात? तो कौन सा फॉर्मूला कहाँ काम में लेना है वो आप लोग आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो फटाफट ये भी फॉर्मूला नोट कर लो। यदि आप लोगों को क्या दिया हो भाई? केवल आपको दे दे बल विस्थापन, तो आप गतिज ऊर्जा के बारे में बता सकते हो आराम से, ठीक है। अब मान लो किसी भी पिंड पर बहुत सारे बल लग रहे हैं, अलग अलग टाइप के बल लग रहे हैं, तो कर लिया नोट तो हो जाएगा। उसके अलावा अपन चर्चा करते हैं। देखो आपको मान लो ऐसे दे दे कि विस्थापन दे दिया, विस्थापन x का दे दिया 2t² + 2t + 4 ऐसे कुछ दे दिया, ठीक है। कोई कण है जिसका द्रव्यमान 4 kg है, कोई कण जिसका द्रव्यमान 4 kg है, विस्थापन और समय के साथ कुछ इस प्रकार दिया है, विस्थापन और समय में संबंध इस प्रकार दिया है, तो बताओ 0 से 4 सेकंड तक कण के द्वारा किया गया कार्य, कण पे किया गया कार्य कितना होगा? मान लो आपको x दे दिया, द्रव्यमान दे दिया, समय के पदों में दे दिया, ठीक है।
और आप लोगों को क्या पूछ लिया, कार्य पूछ लिया। अब इस कंडीशन में आपको न बल दिया न विस्थापन दिया, कुछ नहीं दिया, विस्थापन भी टी के पदों में दे दिया। तो आप लोग यहाँ पे भी क्या ले सकते हो, कार्य गतिज ऊर्जा अपरिमेय वाली समीकरण। तो अपने को पता है कार्य है जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है, 1/2 m1v2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर। क्या आप लोग इस x से भी निकाल सकते हो? यदि आप लोग लिखो dx/dt, क्या लिखोगे dx/dt, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 40 हो जाएगा ना, 40 प्लस कितना अवकलन किया तो 2 आ गया। अब देखो वेग बराबर कितना आ गया आपके पास, 40 + 2 आ गया। अब कहाँ चाहिए आपको, 0 पे चाहिए। तो 0 पे वेग कितना था, देखो t के स्थान पे 0 रखो तो वेग हो जाएगा आपका, यहाँ पे 0 रखा तो वेग आ गया 2 मीटर पर सेकंड जो भी आपको दिया है। और जैसे आपने 4 रखा तो 4 4 16, तो यहाँ पे जैसे आपने 4 सेकंड रखा तो ये 16 + 2 18 हो गया मीटर पर सेकंड। तो बात समझ आई। तो आप लोगों को कार्य को निकालना है, दिया किसका था, विस्थापन का समीकरण, लेकिन फिर भी आपने वेग निकाल लिया, कार्य बता दोगे आप फटाफट। तो देखो कार्य बराबर क्या होगा, 1/2 m दोनों में कॉमन है, निकाल लेते हैं बाहर। v2 का 18 का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस किसका स्क्वायर कर दें, 2 का स्क्वायर कर देना। तो यहाँ से आप लोग देखो यहाँ पे 4 लिखोगे, द्रव्यमान 4 है, बटा में कितना है 2, तो 4/2 कितना बचा, ओनली 2 ऊपर बच जाएगा। इसमें से आप 2 का स्क्वायर बाहर निकालो तो 2 का स्क्वायर आएगा तो 4 आ जाएगा। यहाँ से यदि 2 का स्क्वायर निकाल लिया तो यहाँ पे 9 बच गया। 9 का स्क्वायर कितना हुआ, 81, 81 माइनस 1, क्यों यहाँ पे एक बार आप 2 का स्क्वायर बाहर निकाल सकते हो ना, 2 × 9 लिख लो, 18 हो गया। 2 का स्क्वायर मैंने दोनों से बाहर निकाल लिया तो ये 8 × कितना आ जाएगा 80, तो ये कितना हो गया आपका आंसर है 8 8 64 होता है ना, ये आपका हो जाएगा। ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हो आराम से, समझ आई। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो, यदि द्रव्यमान m दिया हो, विस्थापन और समय के मध्य इस प्रकार संबंध हो, तो 0 से 4 सेकंड तक किया गया कार्य कितना होगा। तो फटाफट ही नोट कर लो। आप लोगों को ध्यान रखना है, कुल मिला के जितनी ज़्यादा कोशिश करोगे उतना ही जल्दी आप लोग सीख सकते हो। नोट करो जल्दी से। कर लिया नोट, चले आगे, याद कर लोगे, ठीक है। उसके बाद में आप लोग देखो, तो कार्य गतिज ऊर्जा परमेय पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन अपन डिस्कस करने हैं नेक्स्ट में। धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे अपन चर्चा करते रहेंगे। अब आप लोग देखो, अपन चर्चा कर लेते हैं अब स्थितिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा पढ़ लिया, अब स्थितिज ऊर्जा थोड़ा और ध्यान दो। स्थितिज ऊर्जा यदि आप चर्चा करो तो स्थितिज ऊर्जा का यदि अपन चर्चा करें तो स्थितिज ऊर्जा आप सीधा ये नहीं कह सकते स्थितिज ऊर्जा निकालो। वास्तव में क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा पहली बात तो संरक्षित क्षेत्र के लिए परिभाषित है। कौन से क्षेत्र के लिए, केवल संरक्षित क्षेत्र के लिए या संरक्षित बल के अंतर्गत, बल के अंतर्गत क्या जाएगी आपकी स्थितिज ऊर्जा। लेकिन स्थितिज ऊर्जा नहीं होता, वो शब्द वास्तव में क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। क्या होता है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, ज़्यादातर उसको क्या बोलते हैं अपन, डेल यू से बोलते हैं, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा में वास्तव में शब्द तो क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन अपन ज़्यादातर यूज में लेते हैं कि वे स्थितिज ऊर्जा निकालो, स्थितिज ऊर्जा निकालो। स्थितिज ऊर्जा आप लोग दिमाग में बिठा लो कि केवल और केवल संरक्षित क्षेत्र या संरक्षित बल के अंतर्गत ही परिभाषित है, याद रह जाएगा।
स्थितिज ऊर्जा में यदि परिवर्तन की आप चर्चा कर रहे हो, स्थितिज ऊर्जा वाला कोई शब्द यूज ले रहे हो, तो वो केवल किस में आएगा, संरक्षी क्षेत्र या संरक्षी बल के अंतर्गत आएगा। संरक्षी क्षेत्र या संरक्षी बल के अंतर्गत आएगा। उसके अलावा आप लोग कहीं भी ये नहीं पढ़ोगे जैसे असंरक्षी घर्षण बल के द्वारा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना, ऐसा नहीं होता। केवल किस में चर्चा होती है, वो संरक्षी क्षेत्र के अंदर होती है। तो ये बात ध्यान रखिएगी। तो नोट लगा के लिख लो, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन केवल संरक्षी क्षेत्र में या संरक्षी बल के अंतर्गत ही परिभाषित है। ठीक है, याद रह जाएगा। अब यदि सामान्य फॉर्मूला अपन देखें तो डेल यू क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो डेल यू का मान क्या आएगा, स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो सीधा सा आप लोग क्या ध्यान रखो, कार्य संरक्षी बलों के द्वारा किया गया कार्य किन बलों के द्वारा, संरक्षी बलों के द्वारा। तो वास्तव में स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन जो आप बोल रहे हो वो क्या होता है, यदि सीधा सा फॉर्मूला यदि अपन चर्चा करना चाहें तो वो होता है संरक्षी बलों के द्वारा किए गए कार्य के बराबर। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है, संरक्षी बलों के द्वारा किए गए कार्य, संरक्षी बलों के द्वारा किए गए कार्य के और ऋणात्मक चिन्ह माइनस के बराबर होगा। ओके, तो आप लोग अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का यदि संरक्षी बलों को, तो यदि आप लोग समाकलन ऐसे लिख सकते हो ना, एफ सी का मतलब क्या हो गया, संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य। dx बोल सकते हो, और आप लोगों को तो बहुत डिटेल में बताया ना, fx dx भी आ जाएगा, या fy dy भी आ जाएगा, या fz dz भी आ जाएगा। तो ये भी आप लोग बोल सकते हो। कुल मिला के कार्य x y z तीनों में दे रखा हो। तो ये अपना सामान्य सा फॉर्मूला है। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर हो जाएगी, कार्य के बराबर होगी, लेकिन माइनस के चिन्ह के साथ। किया गया कार्य, संरक्षी बलों के द्वारा किए गए कार्य का नेगेटिव मान आएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा फॉर्मूला पहले आप लोग लिखो। क्या लिखोगे, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का मान संरक्षी बलों के द्वारा किया गया कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। लिख लिया, बेसिक फॉर्मूला लिख लो, यूएफ यानी अंतिम माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। नोट कर लिया। चलो ठीक है, मिटाओ इसको। देखो अब आगे, यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया, याद भी रह जाएगा आप लोगों को। तो उसके बाद अपन चर्चा करते हैं जो अपनी स्थितिज ऊर्जा, वो तीन पे चर्चा करेंगे अपन। एक तो गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा वास्तव में ऊर्जा नहीं, ऊर्जा में परिवर्तन है। दूसरा अपन है विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है। और तीसरा स्प्रिंग ऊर्जा, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा बोलो या ऊर्जा बोलो। तो यहाँ पे यदि आप लोग देखो, ये वाला पॉइंट अपन गुरुत्व में चर्चा कर लेंगे, ये वाला 12th वाले पहले चैप्टर में। यहाँ पे आपको मैं स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा की चर्चा करेंगे। तो आप लोग हेडिंग क्या लगाओगे, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्प्रिंग वाला बल भी पढ़ लेंगे और उसके साथ साथ स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा भी आ जाएगी। तो आप लोगों की नेक्स्ट हेडिंग क्या लगानी है, अपने को स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा लगानी है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप लोगों को एक छोटा सा रिलेशन बताता हूँ मैं। क्या रिलेशन ध्यान रखोगे, रिलेशन ये ध्यान रखना कि जैसे आप लोगों को बताया था ना
पीछे वाले में कि यदि F संरक्षी बल है, कैसा है, संरक्षी, तो स्थितिज ऊर्जा को आप लोग ऐसे लिखोगे F बराबर माइनस का du/dr, ऐसे लिखना है। कौन से बल के लिए, संरक्षी बल के लिए, ये स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो यहाँ से अपन ने वही बात F.dr किया था ना, माइनस का du, और इंटीग्रेशन कर दें, यानी u का वैल्यू निकालना है, तो du माइनस का F.dr। अब r की लिमिट जो भी होगी r1 से r2, इधर क्या हो जाएगी, इनिशियल माइनस प्रारंभिक, तो ये क्या जाएगी, प्रारंभिक माइनस अंतिम माइनस प्रारंभिक, माइनस का चिन्ह, और ये टोटल क्या हो गया, कार्य। तो ये कौन सा बल है, संरक्षी बल, तो संरक्षी बल के द्वारा किए गए कार्य। यही बेसिक फॉर्मूला था ना, अभी आप लोगों ने ये लिखा था, और ये मैंने आप लोगों को कल अच्छे से याद कराया था कि F किसके बराबर होगा, संरक्षी क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा से कुछ इस प्रकार से संबंधित होगा। एक बात तो ये आप लोग ध्यान रखोगे। अब इस पर एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को करा देता हूँ किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहले छोटा से ये एक डब्बा बना लो बस, और तो आप लोगों को लिखा हुआ है FC संरक्षी बल बराबर माइनस का du/dr, और ये फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना आप लोग, कि स्प्रिंग वाले में थोड़ी सी मैं आपको सिद्ध करके बता दूंगा स्थितिज ऊर्जा का मान कैसे निकालते, ठीक है, मिटा दें। उसके बाद में देखो आप लोग, जैसे यहाँ पे आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको कह दिया कि भाई u दिया है, u, और u भी कुछ आपको ऐसे दे दिया x²। स्थितिज ऊर्जा कैसी होती है, स्थितिज ऊर्जा की मात्रक की चर्चा करें तो मात्रक क्या बनेगा, जूल, विमा क्या बन जाएगी, mL2T-2, यही बनेगी ना विमा। और सदिश राशि एक अदिश राशि, तो कैसी राशि है, अदिश राशि, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोग, अभी बताया था आप लोगों को x² + y², तो अदिश राशि तो i j लगाना ही नहीं है, ऐसा दो आपको ऐसे दे दिया, और आपको पूछ लिया कि 0, 1 पर बल का मान क्या होगा, u का मान दे दिया, और किसका मान पूछ लिया, f का मान। तो अभी आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, f बराबर क्या होता है, माइनस का du/dr, और माइनस का du/dr का मतलब समझते हो आप लोगों, ∂u/∂x i प्लस ∂u/∂y j प्लस ∂u/∂z k। लेकिन यहाँ तो कितने हैं, x और y में, तो आप लोग क्या लिखोगे, माइनस का du/dx लिखा मैंने, तो x² + y² क्या आ जाएगा, i। आगे देखो du/dy x² + y² j आ जाएगा। यदि अपन अवकलन करेंगे तो इसमें सिर्फ x का आंशिक अवकलन है, y का कितना हो जाएगा, 0, तो ये आ गया 2x i। इसमें देखो y के सापेक्ष करना है, तो x का कितना हुआ, 0, y का कितना जाएगा, यहाँ पे i लिख देता हूँ, 2y j। ये किसका वैल्यू आ गया, f का वैल्यू आ गया, इसको क्या बोल रहे हो आप, FC संरक्षी बल का मान आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे यदि आप लोगों ने 0,1 रखा पॉइंट, तो 0,1 पॉइंट रखोगे तो क्या मिल जाएगा आप लोगों को, देखो FC, x की जगह 0 रख दो, y की जगह 1 रख दो, तो यह आ जाएगा माइनस का 2, ये तो 0 हो ही गया, माइनस का 2j, ये संरक्षी बल का मान आ जाएगा। तो यदि आपको u दे दिया हो और f पूछा हो तो कुछ इस तरीके से करना है, u दे दिया हो, f पूछा हो, तो आपको किस तरीके से मान निकालना है। ध्यान में रह जाएगा, फटाफट नोट कर लो। कर लिया, मिटा दूं। आगे देखो आप लोग, आगे क्या ध्यान दोगे, देखो u दिया, f पूछा, अब f दे के u पूछते, f आपको कुछ ऐसे दे दे, xi 2y j, और बस ऐसे 2 तक ले लो। स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा,
स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। सिर्फ स्थितिज ऊर्जा पूछे आप लोगों को, पॉइंट नहीं दे हो तो कोई बात नहीं, समाकलन अपन सीधा कर लेंगे। तो ध्यान देव आप लोग, अभी आप लोगों ने क्या लिखा, स्थितिज ऊर्जा पूछा, माइनस का du/dr आएगा ना। तो यदि u पूछ रहा है, इसका मतलब f.dr माइनस का du, u निकालना है तो माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ f.dr। क्या करना है इस बार, समाकलन करना है। u निकालना है तो समाकलन करना है, और यदि f निकालना है तो अवकलन करना है। बस सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दो कि f का वैल्यू आप लोगों को दे दिया, तो u थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया था ना, माइनस का साइन तो सबके बाहर आ जाएगा, fx dx प्लस fy dy प्लस fz dz। इसमें दो ही कंपोनेंट है तो दो ही ले लेते हैं अपन। dr का मतलब क्या हो गया, dx dy dz, अच्छे से बताया आपको। इसका मतलब क्या है, fx i कैप, fy j कैप और fz k कैप, तीनों घटक में लिखोगे आप। तो डॉट प्रोडक्ट करना है तो fx dx प्लस fy dy माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। तो u का वैल्यू यदि आप लोग निकालो तो कितना आएगा, देखो fx कितना है यहाँ पे, केवल x, तो रखो आप लोग x dx प्लस ये क्या बैठेगा fy 2y dy, तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का x स्क्वेयर अपॉन 2, x स्क्वेयर अपॉन 2, इसका क्या जाएगा y स्क्वेयर बाई 2, लेकिन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना। अब जो भी आपको यूनिट सी जो निश्चित समाकलन है उसके आधार पर लिखना है तो यह आ जाएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा, इसका तो कट जाएगा, तो यह आ जाएगा कुल मिला के माइनस का x स्क्वेयर बाई 2 माइनस का y स्क्वेयर। ये किसका वैल्यू आ गया, u का वैल्यू आ गया। अब यदि पॉइंट देता तो पॉइंट आप लोग रख देते, कहाँ दिक्कत थी। तो बात समझ आ गई, u पूछेगा तो समाकलन, f पूछेगा तो अवकलन, बस सिंपल सा लॉजिक। जो भी पॉइंट दे रखे पॉइंट रख दो, इंटीग्रेशन में रखना है तो यहाँ से यहाँ तक पॉइंट दे रखा हो तो वो पॉइंट रख देते, वरना सीधा कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है किसको, सीखने का। चलिए फटाफट नोट करो जल्दी से। नोट कर लिया। ये स्थितिज ऊर्जा के बारे में चर्चा थी, मिटा दूं। चलिए अब आप नेक्स्ट हेडिंग लगा लो। आप लोगों को बताया था ना, इस वाले चैप्टर में अपन सिर्फ किसका अध्ययन करेंगे, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे। गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा और विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में अपन आगे चर्चा कर लेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर है, उसमें डिटेल में चर्चा होनी है, फिर यहाँ अपन डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए तो क्या क्या याद रखोगे आप लोग, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बोलेंगे, किसके बराबर बोलेंगे, केवल कंजर्वेटिव संरक्षी बलों के द्वारा किया गया कार्य, और वो भी कौन सा, ऋणात्मक वाला, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। या आप लोग क्या बोल देंगे, uf माइनस ui माइनस का f.dr, यहाँ पे भी कौन सा हो जाएगा, संरक्षी बल। ये छोटी सी बात थी, ठीक है। चलिए अब आओ आप लोग स्प्रिंग के बारे में। कोई भी स्प्रिंग है, अब स्प्रिंग पे अपन ने पहले चर्चा नहीं की है, स्प्रिंग के बल के बारे में चर्चा नहीं की है, तो वो सारी चर्चा पहले मैं आपको बता देता हूँ। स्प्रिंग के अंदर जैसे ही आपने इसको खींचा तो वापस खींचता है ना, उसे बोलते हैं प्रत्यानयन बल। क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल। उसकी दिशा यदि आप लोग F की बात करें अपन, तो F इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन, माइनस का kx। x क्या होता था, इस माध्य स्थिति से मान लो आपने x तक खींच दिया, इसको कितना खींच दिया, x तक खींच दिया, तो ये जो वैल्यू है वापस खींचने वाला, उसे बोलते थे प्रत्यानयन बल। क्या बोलते थे, प्रत्यानयन बल। किसके बराबर हो जाएगा, F इक्वल टू माइनस kx, ठीक है। जितना विस्थापन हुआ ये बल क्या करेगा, वापस उतना ही जल्दी इसको वापस लाने की कोशिश करेगा, ठीक है। यानी आरोपित जो बल है ये F इधर है, x आपने उस साइड में किया है तो माइनस का साइन आएगा। कहने का मतलब F समानुपाती माइनस x के होता है, F समानुपाती माइनस x, ठीक है।
अब यहाँ पे आप लोग देखो के क्या होगा, के को क्या आप लोग क्या बोलोगे, के हो गया बल स्प्रिंग नियतांक बोल सकते हो। क्या बोलना है अपने को, स्प्रिंग नियतांक। तो स्प्रिंग नियतांक या स्प्रिंग गुणांक, स्प्रिंग नियतांक का वैल्यू क्या होगा, यदि के को अपन बोले ये जाएगा F/x, तो यूनिट क्या बन जाएगी इसकी, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। यदि विमा की चर्चा करें तो न्यूटन की क्या बताई थी आप लोगों को, याद कराई थी नहीं, न्यूटन की याद रखो, L/T-2 ये होती थी, अपॉन में L आ गया तो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो पावर कितनी बच जाएगी, 0 बच जाएगी ना। ये इसकी विमा हो गई। नियतांक है तो वैसे अदिश राशि होगी। उसके बाद में देखो आप लोग, एक बार पूछ लिया गया था कि स्प्रिंग नियतांक की विमा किसके समान होती है, तो किसके समान होती है, पृष्ठ तनाव की अपन चर्चा करेंगे आगे। पृष्ठ तनाव होता है F/L, F/L, तो ये न्यूटन पर मीटर। तो स्प्रिंग नियतांक की विमा किसके समान होती है, पृष्ठ तनाव के समान। किसके समान है, पृष्ठ तनाव के समान होती है। ठीक है। अब स्प्रिंग नियतांक वास्तव में क्या है, यदि स्प्रिंग नियतांक ज़्यादा है इसका मतलब स्प्रिंग काफ़ी मजबूत है, ऐसे समझो आप लोग। स्प्रिंग नियतांक ज़्यादा इसका मतलब स्प्रिंग के का वैल्यू यदि ज़्यादा इसका मतलब स्प्रिंग नियतांक का मान ज़्यादा है। थोड़ी थोड़ी बात समझ आई, यदि के का मान ज़्यादा है इसका मतलब स्प्रिंग नियतांक भी ज़्यादा है, स्प्रिंग नियतांक ज़्यादा है इसका मतलब स्प्रिंग मजबूत है। आप लोगों ने देखा होगा, एक तो अपने पेन के अंदर पीछे की साइड में छोटा सा स्प्रिंग आता है, पिचक 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 हो जाता है ना, उसका स्प्रिंग नियतांक ज़्यादा होगा। कि गाड़ी के अंदर आप लोगों ने, बड़ी गाड़ी के अंदर देखो शोकर 3-4, बोलेरो के अंदर कई बार स्टीयरिंग ऐसे घुमाते हैं तो देखते हैं ना, उसके नीचे जो स्प्रिंग होता है उसका के ज़्यादा होगा या पेन वाले का, तो स्वाभाविक सी बात है कि गाड़ी वाले का ज़्यादा होगा। तो के का मान उसका ज़्यादा होगा, किसका, गाड़ी वाले का, और अपने वाले पेन का कम होगा, होगा ना, याद रह जाएगी बात। तो कुल मिला के आपको स्प्रिंग नियतांक बताता है कि ये कितना प्रत्यास्थता गुण रखता है। प्रत्यास्थता गुण मतलब बिल्कुल गाड़ी वाला कम खींचता है ना, उसका कारण प्रत्यास्थता गुण उसमें ज़्यादा है। ठीक है, वैसे नियतांक है, लेकिन आप लोगों को इसके लिए एक और चीज़ ध्यान रखो, ये तो बेसिक सा फॉर्मूला हो गया, बाकी इसके अंदर थोड़ा सा प्रत्यास्थता का अंदर चर्चा कर लेंगे अपन, फिर भी अब टॉपिक चल रहा है तो अपन डिस्कस कर लेते हैं पूरा ही कंप्लीट। प्रत्यानयन बल याद रह जाएगा स्प्रिंग के लिए, क्या आएगा, माइनस का kx, F इक्वल टू माइनस का kx, यानी F समानुपाती माइनस kx। ये x क्या है अपने पास में, यहाँ पे खिंचाव, संपीड़न या दबाओगे तो भी ये स्थिति रहेगी, वापस जाएगा, खींचोगे तो भी ये स्थिति रहेगी, वापस आएगा। ये स्प्रिंग की विशेषता है, चेक करते हो, प्रैक्टिकल कर रहे हो। तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का kx, स्प्रिंग नियतांक का मान क्या हो जाएगा, F/x न्यूटन पर मीटर विमा, ये हो जाएगी। और किसके समान हो जाएगी, पृष्ठ तनाव के समान। स्प्रिंग नियतांक वास्तव में क्या होता है, ये बताता है स्प्रिंग कितना मजबूत है, उसको बताता है। ठीक है, थोड़ा सा स्प्रिंग नियतांक का ये ध्यान रखोगे कि दूसरी बात ये भी याद रख लेना कि जितनी भी स्प्रिंग की लंबाई, ये क्या है यहाँ पे, जितनी भी स्प्रिंग की लंबाई, ठीक है, क्या होगी स्प्रिंग की लंबाई, ये अपन और भी चर्चा करना है सरल आवर्त गति के अंदर, SHM, ठीक है, उसमें भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आपने डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। के क्या हो जाएगा, 1/L स्प्रिंग की लंबाई। ठीक है, अब स्प्रिंग की लंबाई से आप व्युत्क्रमानुपाती थोड़ा सा समझो इस बात को। यदि के कम है, मतलब जो बड़ा स्प्रिंग है वो ज़्यादा खींचेगा या छोटा स्प्रिंग ज़्यादा खींचेगा, सोच के देखो। बड़ा स्प्रिंग है, उसके यदि कोई वेट लटका दो, काफ़ी दोलन हो जाता है ना उसमें, लेकिन छोटा सा स्प्रिंग है उसके थोड़ा सा, इसका मतलब क्या हुआ, के का मान जितनी ज़्यादा लंबाई है इसका मतलब के का मान कम है, और कम है तो वो कम ऊपर नीचे होगा, और जितना ज़्यादा स्प्रिंग तो उतना ही के का मान, लंबाई जितनी ज़्यादा उतना ही के का मान कम, तो उसका जो के का मान कम हो गया तो वापस पीछे की साइड में जो बल लगेगा वो कम लग जाएगा, तो कम खिंचाव आएगा ना फटाफट। तो बात समझ में आ गई, ऐसे आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों बातें नोट करो, फटाफट नोट कर लो। क्या क्या बातें नोट करोगे,
प्रत्यानयन बल क्या है, -kx। स्प्रिंग नियतांक का मान क्या है, k का वैल्यू किस पे निर्भर करता है, 1/L पे, स्प्रिंग की लंबाई पे। और स्प्रिंग नियतांक की विमा जो है वो पृष्ठ तनाव के समान होती है, ध्यान में रह जाएगा। तो आज अपन ने मोटा मोटा सा थोड़ा सा अपन ने चर्चा की है किसके ऊपर, स्प्रिंग के बारे में, ठीक है। बाकी आप लोग छोटा सा यदि क्वेश्चन करना चाहो, स्प्रिंग की कल और डिटेल में चर्चा होगी, स्थितिज ऊर्जा निकालना बताएंगे, पूरी चर्चा होगी। लेकिन क्या थोड़ा सा यदि मान लो कोई स्प्रिंग की लंबाई L ऐसे मानो, ठीक है, स्प्रिंग नियतांक उसका की है, आपको कह दे इस स्प्रिंग का आधा टुकड़ा काट दिया, अब आधा बचा, उसका स्प्रिंग नियतांक k डैश बताओ कितना होगा। आधा टुकड़ा काट दिया, पहले क्या लंबाई थी, L थी, तो स्प्रिंग नियतांक क्या था, k था। अब आधा टुकड़ा कट कर दिया, लंबाई कितनी छोड़ी है, केवल L/2 छोड़ी है। तो उस कंडीशन में k डैश का मान क्या आएगा, k डैश का मान है क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो k का वैल्यू मैंने आपको स्वाभाविक 1/L बता दिया ना। दूसरी कंडीशन में k डैश क्या आएगा, समानुपाती। अब लंबाई आधी बची है तो L/2 ये चला जाएगा, 2 बट्टा में 2 है तो ऊपर चला गया। और यदि दोनों का रेशियो निकाला जाए तो k डैश बटा k अपन करें, k डैश बटा k करें तो समानुपाती का चिन्ह तो गायब हो जाएगा। क्या आएगा देखो, k डैश 2/L, नीचे क्या आएगा 1/L, L से L कैंसिल, तो k डैश बराबर क्या आ जाएगा, 2 बच गया, तो k डैश ये आ जाएगा अपने पास 2k, पहले की तुलना में दुगना हो जाएगा। यदि लंबाई आधी कर दी तो स्प्रिंग नियतांक दुगना हो जाएगा। दुगना होने का मतलब समझते हो, ज़्यादा जोर करेगा, कम खींचेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। तो छोटा सा क्वेश्चन नोट कर लो। आज की क्लास में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी कल आप लोगों को स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के बारे में पूरी डिटेल में चर्चा हो जाएगी और काफ़ी सारे क्वेश्चन भी उस पर अपन चर्चा करें, ठीक है दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक, कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह।